एक तो ना सबसे पहले तुम YouTube देखना छोड़ दो। हाँ, एक बहुत बड़ा लंबा स्टेटमेंट दे रही हूँ, YouTube देखना छोड़ ही दो, क्योंकि अगर बहुत YouTube में लगे हुए हो ना तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है ना वो 2026 में तो नहीं होने वाला है। बहुत सारे टीचर आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ पॉइंट्स में ऐसे चेंजेस आए हैं जो ऐसा लग रहा है कि ओल्ड एनसीईआरटी में सही थे। इस वीडियो में क्लैरिफाई करूंगी कि क्यों है, क्योंकि मैं खुद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। मुझे पता है कि लैब में बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं। तो क्या सही सच है, क्या ओल्ड एनसीईआरटी सही है, न्यू एनसीईआरटी सही है? अगर आपको लगता है कि ओल्ड है आपके पास, न्यू नहीं है, न्यू गलत है, ओल्ड सही है, क्या चल रहा है ये सारे ब्लंडर्स को, ये सारे कंफ्यूजन को हम एक वीडियो में क्लियर करने वाले हैं बेटा। बायोलॉजी की इस साल एनसीईआरटी में जो भी चेंजेस हुए हैं, बैठिए किताब लेकर, जो भी एनसीईआरटी आपके पास है उसे करेक्ट कर लीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंजेस जो है मैं बायोटेक्नोलॉजी से ही शुरू करती हूं, ध्यान से समझिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस द प्लेटिंग इनटू द ट्रांसफर meant on the tetracycline containing medium. Now the question is कि मान लो कि हम लोग suppose that, मैं तुमको समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। suppose that कि आपके पास कोई एक प्लाज्मिड है जिसको आपने रिकॉम्बिनेंट बनाया है। अब आपको पता है, ध्यान से समझिएगा कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर एक है BAM-H1 और एक है SAL1, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने BAM-H1 साइट को काट कर अपना जो है टारगेट जीन जो है वो ठूस दिया है, ठीक है, राइट। अब इस वाले जो है प्लाज्मिड को, इस बैक्टीरिया को जिसके अंदर ये प्लाज्मिड घुसा हुआ है, अगर आप इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उगाएंगे तो क्या ये उगेगा? बताइए जल्दी से। नहीं, ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में नहीं उगेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं उगेगा। और जब ये नहीं उगेगा तो हम ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि भैया यही रिकॉम्बिनेंट था। ये स्टेटमेंट ना है सही, देखो ये स्टेटमेंट है सही, और हम अभी तक यही पढ़ाते आए हैं कि क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन में नहीं उगा तो हम ये कह पाए कि हमने BAM-H1 को काटा था, हमारा टारगेट जीन जो है इंसर्ट हो गया। ये वाला बैक्टीरिया जो है ये हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, जो उग गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि हो सकता है कि BAM-H1 साइट वहां पर ना कटी हो और आपका जो टारगेट डीएनए वहां ना ठुस पाया हो, राइट। तो ये बात है सही, पर अगर आप एक्चुअल प्रोसीजर देखोगे ना, अगर न्यू एनसीईआरटी की लाइन देखो तो ये चेंज हो चुकी है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द tetracycline resistant gene due to the insertion of foreign DNA but can still selected from the non-recombinant once plating the transformant on the ampicillin containing medium. Now listen to me very carefully, ध्यान से समझिएगा। हर बायोटेक्नोलॉजिस्ट से, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से अगर आप पूछोगे तो आपका जो मेथड है वो एग्जैक्टली यही है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई प्लाज्मिड चुना, ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपने प्लाज्मिड चुना। अब आपको पता है कि यहाँ पर होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, राइट बेटा, दिस इज द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और यहाँ पर देखो मैं पूरा समझा भी दे रही हूँ, और यहाँ पर क्या होता है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, राइट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इस प्लाज्मिड में अपना टारगेट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट को खत्म करके अपना टारगेट जीन ठूस दिया, ठीक है, टारगेट जीन ठूस दिया, तो अगर आप इसको पहले ही टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उगा दोगे तो आपको पता तो चल जाएगा, पर यूजुअली ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है, सबसे पहले आपको इसको एम्पीसिलिन में ग्रो करना पड़ेगा। सबसे पहले एम्पीसिलिन में ग्रो करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस, यही प्रोसेस होता है। जब आप एम्पीसिलिन में इसको ग्रो करेंगे तो आपका क्या होगा बताओ जल्दी से। अगर आप एम्पीसिलिन में इसको ग्रो करोगे इस वाले बैक्टीरिया को, तो क्या ये एम्पीसिलिन में ग्रो होगा? बिल्कुल, ये एम्पीसिलिन में ग्रो होगा। तो जब आप एम्पीसिलिन में ग्रो करोगे तो आप सिलेक्ट कर पाते हो कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, राइट। जब आप एम्पीसिलिन में सिलेक्ट कर पाते हो, ग्रो करते हो इस वाले बैक्टीरिया को, तो आप सिलेक्ट कर पाते हो कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नहीं है। ये वाला बैक्टीरिया ग्रो करेगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉर्मल बैक्टीरिया जिसके अंदर ये प्लाज्मिड नहीं होगा वो मर जाएगा एम्पीसिलिन से। अब देखो, अब आपको बनाना पड़ेगा इसकी रेप्लिका प्लेट। अब जब आप इसकी रेप्लिका बनाओगे तब इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करोगे बेटा। जब आप टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करोगे तो होगा क्या कि ये वाला बैक्टीरिया जो है ये मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पे ही तो आपने टारगेट जीन ठूस रखा है। अब क्योंकि ये मर गया है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मरा है वो रिकॉम्बिनेंट है और जो जिंदा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि जो जिंदा है बेटा उसके में टारगेट जीन नहीं ठूसा। टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है जो बैक्टीरिया को सर्वाइव कराया, पर जो मर गया
वो सही है, वही चाहिए हम लोगों को, राइट। तो यही प्रोसेस होता है, पहले आपको एम्पिसिलिन में ग्रो करना पड़ेगा, फिर आपको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करना पड़ेगा। डायरेक्टली टेट्रासाइक्लिन में आप नहीं ग्रो करते, पहले आप सिलेक्ट करते हो ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, नेक्स्ट प्लेटिंग में आप सिलेक्ट करते हो रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को, राइट। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो न्यू एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है, ओके। क्योंकि ये जो आपका जो यूजुअली हम लोग रेप्लिका प्लेटिंग ही करते हैं, ठीक है, यूजुअली हम लोग रेप्लिका प्लेटिंग लैब में करते हैं और यही मैंने भी किया है। नेक्स्ट देखिएगा, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्म में जो ओल्ड एनसीईआरटी आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है, मुझे अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, ठीक है। नाउ ध्यान से सुनिए, अदर अपडेट्स क्या करेक्शन करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको इनकी बीजरनिक की स्पेलिंग जो है वो सही करनी है, जो कि इस बार सही कर दी गई है, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ध्यान से समझिएगा, ये सीआर जैकब जो डिजीज थी अब उसको फुल फॉर्म में दे दिया गया, दैट इज द क्रुट्ज़फेल्ड जैकब डिजीज, जो कि हम लोग बताते भी थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट और डिस्क्राइब द लिविंग, ठीक है, अ लिव ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। हाँ, ये न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी ये कहती है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन्वेंशन ऑफ, ओके। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग, ओनली स्पेलिंग चेंज, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पहले ओल्ड एनसीईआरटी में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, अब इस बार जर्मन जूलॉजिस्ट हो गया है, थियोडोर हो गए जर्मन बॉटनिस्ट, ये हो गए जर्मन जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, पहले हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी में 0.5 थी, जो कि एक नंबर की बकवास है, अब 9.5 हो गई है, डेटा आपको सुधारना है। नेक्स्ट, ओल्ड एनसीईआरटी में बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली इट इज नॉट बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी प्रोटीन का बीटा प्लीटेड होता है, नॉट प्लेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे कि 2 प्रोटॉन गुजरते हैं तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, नो, ये बिल्कुल सही बात है कि 4 प्रोटॉन गुजरते हैं तो एक एटीपी बनती है, और टेक्स्ट में यही दिया है। नेक्स्ट चेंज जो है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप भरते हैं, दैट इज द आईआरवी, अब एडिशनल नहीं होता, फोर्सफुल इंस्पिरेशन से जितना वॉल्यूम भर पाओगे वही आईआरवी है, तो एडिशनल वॉल्यूम वाली जो वर्ड है वो हटा दी गई है, ठीक है। अब पर्सन जितना फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर सकता है, दैट इज द आईआरवी, ठीक है। नेक्स्ट इज द, ये बिल्कुल मैं बच्चों को हमेशा चेंज करने के लिए कहती थी, पर क्योंकि एनसीईआरटी है तो हमें वो मानना पड़ता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ पेपर, जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है, उल्टा दिया गया था एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इज spermatozoa maintenance water current the canal system the locomotion of the protozoan like euglena, a protozoan यहाँ पे दे दिया गया है प्रोटिस्टा, ठीक है, कोई प्रोटिस्टा होता है यूग्लिना। नेक्स्ट, एन इन्फ्लोरेसेंस फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब द टैसल, अब यहाँ पे दिया गया कॉर्न कॉब, द ईयर्स यू कैन सी नथिंग बट द स्टिग्मा, अब ये पूरा जो टैसल है इसको एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा चेंज जो है वो देखिए, लैक्टिफेरस डक्ट्स थ्रू आउट मिल्क इज सक्ड आउट, अब देखो क्या है, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट जिससे मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट को चूसने से थोड़ी निकलता है, वो निप्पल को सक करने से निकलता है, तो लिखा है लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल में ओपन होती है। नेक्स्ट आपको पता है पहले यहाँ ओवम दिया गया था, पर अब इसको सही कर दिया गया है, अब यहाँ सेकेंडरी oocyte दिया गया है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम नहीं बाहर निकलता, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ठीक है। 20 बिलियन ईयर ओल्ड दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्स जो है ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड, चेंज कर दिया गया है, यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये सारे चेंजेस आपके एनसीईआरटी में दिए हैं जो आपको करना है। अब सबसे ज्यादा जो जिस पे लड़ाई हो रही है वो है बायोटेक्नोलॉजी पे, न्यू एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आप एक प्रोसेस से चलोगे तो सबसे पहले अगर आपने रिकॉम्बिनेंट बनाया भी है तो सबसे पहले आपको उसे एम्पिसिलिन में ग्रो करना होगा, जिससे आप ये सिलेक्ट कर पाओगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन वाली सेल्स, फिर उन सेल्स को आप टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उगाओगे। जो सेल मर जाएगी मतलब वो रिकॉम्बिनेंट थी और वही हमको चाहिए थी, और जो सेल जीवित है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है जो हमको नहीं चाहिए थी। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या ओल्ड एनसीईआरटी गलत है? नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी भी सही है, पर अगर आप एक पूरे प्रोसेस से जाओगे तो न्यू एनसीईआरटी को करेक्ट कर दिया गया है। ये सारे चेंजेस हैं जो कि आपके बायोलॉजी में किए गए हैं, इनको आप कृपया करके सुधार लीजिएगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है बेटा। रोज मैं आप लोगों को शाम को 4 बजे क्लास लेती हूँ। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन परेशानी कहानी हो तो मुझे बता देना बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हूँ आपके लिए, मैं पढ़ाऊंगी आपको। कुछ मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफी दे देना और मेरी गलतियों को बता देना, पर अगर तुमसे गलती हुई तो मैं जरूर तुम्हें पॉइंट आउट करूंगी। मेरा लक्ष्य और तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ 2026 को क्रैक करना है। आई होप यू लर्न
and I enjoyed the video. Thank you so much. Take care and bye bye.